फ्रेंड्स, अब हम कवर करेंगे बेड डेट्स और हम बेड डेट का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे थ्रू एन एग्जांपल। सर, जिस एग्जांपल में बेसिकली हम अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू उसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर करके चलेंगे। तो सर मान के चलो हम हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अब सर 23-24 के अंदर मैंने एक सेल मेड करी, मैंने सेल करी। तो जब मैं सेल करूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करके चलता हूँ? सर उस वक्त मैं एंट्री पास करता हूँ डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की करी थी तो डेटर्स टू सेल। अच्छा, जो सेल होती है तो मेरी इनकम बनती है, तो जो सेल है 10,000 की तो मेरी बेसिकली पीजीबी इनकम बनती है। ठीक है, और ये जो मैंने डेटर्स है ये मेरी बुक्स में एसेट खड़े होते हैं। ठीक है, अब सब आगे चल के मानो क्या हुआ 24-25 के अंदर मुझे पता चला कि ये जो मैंने डेटर्स अपनी बुक्स में एज एसेट शो करे हैं 10,000 के, ये क्या होगा सर? ये बेड डेट हुआ है। बेड डेट मतलब अब इनके अगेंस्ट मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अब मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? तो जो मैंने डेटर्स खड़े करे हैं 10,000 के, मैंने कैंसिल करूंगा। और यहाँ मैंने क्या करा था? डेबिट। तो अब मैं इसके अगेंस्ट इन्हें कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा? नहीं, क्रेडिट। तो डेटर्स 10,000 से कर दी क्रेडिट। और जब मैं ये क्रेडिट करूंगा तो डेबिट क्या करूं? तो मैं डेबिट करता हूँ पी एंड एल। पी एंड एल मतलब मैं एज अ एक्सपेंस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ 10,000 से। तो बेड डेट के केस हम ये एंट्री पास करके चलते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो आपने ये बेड डेट का एक्सपेंस दिखाया है 10,000 का, क्या ये इनकम टैक्स आपको खर्चा अलाउ करता है? क्या आप ये इसे एज अ एक्सपेंस दिखा सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग पीजीबी इनकम, या हमें इसे एड बैक करना पड़ेगा? तो यहाँ पे यही मुद्दा है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर जो आप बेड डेट का एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो ये अलाउड, मैं आपको अलाउड है, मैं आपको अलाउड कर दूंगा। पहली बात, बस आपको दो कंडीशन पूरी करनी है। सर कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि आपको बुक्स में जिन डेटर्स को आप बेड डेट के अगेंस्ट खत्म कर रहे हो उन डेटर्स को अपनी बुक्स में आपको खत्म करना पड़ेगा। मतलब आपको ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। सर ये वाली एंट्री आपने डेटर्स खत्म कर दिए टू पी एन एल करके, तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब आपको डेटर्स अपनी बुक्स में रिटर्न ऑफ करने पड़ेंगे, पहली बात। और सर दूसरी कंडीशन, जिन डेटर्स को आप खत्म कर रहे हो, जिनके अगेंस्ट बेड डेट का खर्चा क्लेम कर रहे हो, उनके अगेंस्ट आपने इनकम पहले किसी साल में टैक्सेबल करी हो। अब सर देखो, यहाँ पे हम जो डेटा से खत्म कर रहे हैं 10,000 का 24-25 के अंदर, हमने 23-24 में इनके अगेंस्ट सेल्स की इनकम बुक करी थी ना, तो वो ये वाली एंट्री पास करने को कह रहा है। तो आपको दो कंडीशन पूरी करनी है बेड डेट का खर्चा अलाउ करने के लिए। पहला कि आप डेटर्स को अपनी बुक्स में रिटर्न ऑफ कर दोगे, और उनके अगेंस्ट जो पहले किसी साल आपको इनकम आपने की टैक्सेबल हुई हो, जैसे हमारे केस में सेल्स। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है तो अब बेड डेट का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। सब इसमें एक चीज और है, सर अगर आप कोई प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाते हो तो वो अलाउड नहीं है। मानो आप बुक्स में एक फालतू का खर्च एक एंट्री पास कर रहे हो पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बेड डेट। आप कह रहे हो मुझे लग रहा है फ्यूचर में शायद मुझे कुछ 20,000 का बेड डेट होगा, मैं उसके लिए आज ही प्रोविजन बना रहा हूँ। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आपके एक्चुअल बेड डेट है तो तुम आपको खर्चा अलाउ करेंगे, बट अगर आपको प्रोविजन बनाएगा हो कि शायद हो सकता है, ऐसे केस में प्रोविजन का खर्चा आपको अलाउ नहीं करके नहीं चलेंगे, पहली बात। सर दूसरी बात क्या कह रहा है? नो नीड टू प्रूव दैट डेट बिकम बैड। सही बेसिकली कहता है कि ऑफिसर आपको आके ये चीज नहीं कह सकता कि आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि आपके एक्चुअल में बेड डेट हुए हैं, आपके ये डेटर्स का पैसा मरा है, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ऐसा वो नहीं कह सकता। बस आपको ये दो कंडीशन पूरी करनी है। अगर दो कंडीशन पूरी करते हो तो आपको कोई ऑफिसर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आपका डेटर्स बैड हो गए हैं या आपके डेटर्स बिकम बैड। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये दो कंडीशन पूरी करनी है और आप बेड डेट का खर्चा क्लेम कर सकते हो। तो अब बात करके चलते हैं बेड डेट रिकवरी की। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सर सबसे पहले मैंने करी सेल्स, डेट डेटर्स टू सेल्स 10,000 की। अब सर आगे चल के मुझे पता चला कि मुझे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो उस केस के अंदर मैंने क्या करा था? सर डेटर्स मैंने खत्म कर दिए और इसका अगेंस्ट मैंने पी एंड एल में एक्सपेंस क्लेम कर लिया 10,000 का, जो मुझे इनकम टैक्स ने अलाउ कर दिया। अब आगे चल के क्या हुआ? सर मान के चलो 25-26 के अंदर मुझे ये अगले साल मुझे ये 10,000 रुपए डेटा से मिल गए। सब मुझे लगा था शायद मुझे नहीं मिलेंगे और मैंने पी एंड एल में एक्सपेंस क्लेम कर दिया, बट अगले साल मुझे मिल गए। तो अब मैं इस 10,000 का क्या करूं? तो देखो, आपने ये मान लिया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपने बेफालतू का एक्सपेंस क्लेम कर लिया पीजीबी में 10,000 का। तो जब ये पैसे मिल गए तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम ये 10,000 पीजीबी में इनकम दिखा देंगे जब मिल जाएगा। हाँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने यही कहा, अगर मुझे बेड डेट की रिकवरी हो जाती है आगे चल के, आफ्टर मैंने एक बार मैंने बेड डेट का खर्चा क्लेम कर लिया और इसका मुझे पैसा रिकवर हो जाता है, तो मैं उसे एज इनकम दिखा दूंगा पीजीपी, तो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर पीजीपी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सर एक मुद्दा यहाँ पे ये आता है, ऐसा कभी कभी क्या होता है कि सर मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता,
सर पूरा पैसा नहीं मिलता मतलब, ये एग्जाम्पल 2 देखो। सर मैंने सेल करी थी 10,000 की, और जब मैंने सेल करी तो मैंने क्या एंट्री पास करी कि सर डेटर्स टू सेल्स 10,000। अब मुझे आगे चल के पता चला, मुझे अगले साल लगा कि मेरे 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे यार, मतलब मैंने 10,000 की सेल करी है तो इसमें से मुझे 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे, पर 2,000 मुझे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 8,000 का बैड डेट क्लेम करूंगा। तो मैं क्या एंट्री पास करके चलूंगा, सब P&L में एक्सपेंस दिखाऊंगा 8,000 का, और डेटर्स खत्म कर दूंगा 8,000 के। इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरी देखो जब मैंने यहाँ पे सेल्स दिखाई थी तो मैंने 10,000 की इनकम बुक करी थी। अब आगे चल के मैंने 8,000 का एक्सपेंस क्लेम कर लिया, तो मैंने इसके अगेंस्ट नेट इनकम कितनी पीजी में टैक्सेबल करी, 2,000, और मेरी बुक्स में डेटर्स कितने खड़े हैं, 2,000 के। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सर आगे चल के क्या हुआ, मुझे 4,000 रुपये हो गए, मुझे डेटर से फुल एंड फाइनल 4,000 रुपये मिल गए। मुझे क्या लगा था मुझे कितने मिलेंगे, 2,000, क्योंकि 10 में से 8 मैंने खत्म कर दिए। मुझे लगा था मुझे मिलेंगे 2,000, बट मुझे एक्चुअल में मिल गया 4,000। तो अब क्या, अब ये कैसे टैक्सेबल होगा, पूरा 4,000 पीजी में टैक्सेबल होगा? तो देखो नहीं, जब भी आपको ऐसे कम होती है रिकवरी, तो उस केस के अंदर सिंपल सी इनकम टैक्स एक्ट कहता है। अब एक बात सोचो, आपने सेल्स कितने की करी थी, 10,000 की, आगे चल के एक्सपेंस कितना क्लेम करा, 8,000 का, तो नेट आपने 2,000 पे तो ऑलरेडी आपकी पीजीबी इनकम का पार्ट बन चुका है, क्योंकि जब हमने 10 में से 8,000 माइनस कर दिया, ये आपने 10,000 सेल्स आपने 10,000 की दिखाई थी सेल्स, फिर आगे चल के आपने 8,000 बेड डेट क्लेम कर लिया, तो सर 2,000 तो आपकी इनकम ऑलरेडी बन गया ना। तो मान के चलेंगे ये जो आपको 4,000 मिला है, इसमें से 2,000 ऑलरेडी आप टैक्सेबल कर चुके हो, तो सिर्फ ये जो 2,000 ऊपर से मिला है ये आपकी पीजीबी इनकम बनेगा, ना कि पूरा 4,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और सर मानो अगर मुझे सिर्फ 1,000 मिलते, तो एक तो क्या करता, तो सर मैंने सेल्स करी 10,000 की, मैंने 8,000 का तो एक्सपेंस क्लेम कर लिया, तो नेट बचा 2,000। मैंने 2,000 के ऊपर टैक्स भर के चला था, मुझे लगा था सर 2,000 रुपये मेरी पीजीबी इनकम बनेगा, मुझे 2,000 रुपये डेटा से मिल जाएंगे, ठीक है। पर मुझे एक्चुअली मिले कितने सर, 1,000। मुझे लगा था 2,000 मिल जाएंगे, बट मिले कितने, 1,000। तो ऐसे केस के अंदर मैं यहाँ पे 1,000 का एक्सपेंस क्लेम करूंगा, और 1,000 का एक्सपेंस क्लेम करूंगा। ये बात आप समझे, हाँ। तो अगर आपको कम, अगर सिंपल सा यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आगे चल के बैड डेट रिकवरी होती है, देखो कितने की हुई है रिकवरी। अगर आपने सारे डेटर्स खत्म कर दिए थे, सारे डेटर बैड डेट कर दिए, तो जितनी भी रिकवरी हो सारी पीजीबी में टैक्सेबल हो। बट सर अगर आपने कुछ डेटा छोड़ दी, सारे डेटा खत्म नहीं करे थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरे 10,000 के डेटा खत्म नहीं करे थे, सिर्फ 8,000 के खत्म करे थे, 2,000 की अब भी मेरे पास डेटा खड़े हैं, मतलब मैंने 2,000 की इनकम पे तो ऑलरेडी टैक्स भर दिया ना, और आगे चल के मुझे कुछ रिकवरी होती है। तो देखो सबसे पहले जो रिकवरी हुई है उनमें से वो इनकम एडजस्ट करो जिस पर आप टैक्स भर चुके हो। यहाँ पे 2,000 पे ऑलरेडी टैक्स भर चुका था, तो सिर्फ 2,000 ही पीजीबी की इनकम होगा। और अगर सर जितना आपने आप 2,000 पे तो टैक्स भर चुके हो और आपको उससे भी कम पैसा मिलता है, तो जितना कम मिला उसका आप एक्सपेंस क्लेम करके चलोगे अंडर पीजीपी। तो आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब सर हम बात करके चलते हैं फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस। अगर कोई कंपनी, देखो यहाँ पे सिर्फ कंपनी को ही एक्सपेंस मिलता है और किसी को नहीं, अगर ओनली कंपनी या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज की फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ खर्चा करती है, तो अगर कंपनी ने जितना रिवेन्यू एक्सपेंस करा उसका तो 100% उसे एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा जिस साल करेगी, और अगर कैपिटल करा तो उस केस के अंदर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होकर चलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब सर बात करके चलते हैं से शेयर। अगर कोई पर्सन है जो शेयर या फिर सिक्योरिटीज का बिजनेस करता है, तो उस केस के अंदर वो जो भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है उसे वो खर्चा अलाउड हो जाता है।